Today, I am going to discuss about an important concept related to human genetics, especially topic related to population genetics. That topic is genetic polymorphism, right? तो आज हम लोग जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म को समझने का प्रयास करेंगे। और जब जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इम्पॉर्टेंट डायमेंशन आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू in this session, right? So in this session, first I'd like to discuss what is genetic polymorphism. Second, I would like to discuss about sources, and third, we will discuss about types of genetic polymorphism. So 3 dimension, आज हम लोग इसके 3 important dimension की बात करेंगे. First, what is genetic polymorphism? So here you can understand there is 2 important term. First term here that apply as a genetic related with gene, है ना? So first you can understand here I am going to talk about the role of particular gene and polymorphism. ये polymorphism में 2 टर्म है. एक तो poly है ना, poly का मतलब many है ना, एक से अधिक, और morphism means represented to morph. Morph means form. Forms means phenotypic appearance. Phenotypic appearance, right? यानी कि जब जेनेटिक हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने आपको 2 चीज़ें बताई थी, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. For the understanding of polymorphism, you have to remember about the concept related to phenotype. Means here I would like to discuss about phenotypic appearance of any trait, right? But try to remember here when we use genetic, so here we have to understand that through monogenic or Mendelian gene, right? और Mendelian trait. मोनोजेनिक और Mendelian trait का मतलब क्या है कि सिंगल जीन की बात हम कर रहे हैं, 1 जीन की बात कर रहे हैं. यानी कि जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म? तो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि जब किसी भी पॉपुलेशन में कोई ऐसा मोनोजेनिक ट्रेट है जो 2 या मोर देन 2 फॉर्म जिसका अवेलेबल है, या जिसका 2 और मोर देन 2 फिनोटाइपिक अपीयरेंस है, और यह फिनोटाइपिक अपीयरेंस नॉट लेस देन 1% है, राइट? तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, राइट? आप लोग इजीली इस चीज को अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, राइट? यानी सिंपली हम क्या बात कर रहे हैं कि व्हेन 2 और मोर देन 2 monogenic or Mendelian trait present in population not less than 1%, that condition is called genetic polymorphism, right? यानी किसी भी पॉपुलेशन में आप किसी भी पॉपुलेशन की बात कर सकते हैं जहाँ पर इस टाइप का कंडीशन प्रेजेंट है. इस कंडीशन को हम कहते हैं जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म. अब इसके एग्जाम्पल्स जो है के थ्रू आप समझ सकते हैं कि जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म के इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है, राइट?
जैसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, एक तो एबीओ ब्लड ग्रुप, राइट, सभी कोई जानते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप। तो एबीओ ब्लड ग्रुप के अंतर्गत हम देखते हैं कि ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है, एबी ब्लड ग्रुप होता है। तो 4 तरह के ब्लड ग्रुप हमारे पास हैं। लेकिन ये ब्लड ग्रुप जो है मेंडेलियन ट्रेट है, एक जीन द्वारा निर्धारित होता है, जिसके 4 अलग अलग मॉर्फ यहाँ पर हैं। सेकंड अगर आप देखोगे तो सिकल सेल हीमोग्लोबिन और नॉर्मल हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में नॉर्मल भी पाया जाता है और सिकल सेल भी पाया जाता है। यानी कि ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन को हम लोग HbS से रिप्रेजेंट करते हैं और नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है इसको हम लोग HbA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन जो है कहलाता है एक तरह से जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। और थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग हियर यू कैन अंडरस्टैंड प्रेजेंस ऑफ HLA। HLA क्या है? ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। हीमोल्यूकोसाइट एंटीजन जो है एक पॉलीमॉर्फिक ट्रेट है, जो कि मेंडेलियन ट्रेट है, मोनोजेनिक ट्रेट है। और यह HLA जो है इसके बदौलत जो है हमारे बॉडी को इन्फेक्शियस एजेंट से प्रोटेक्शन मिलता है। इसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगे हम उस पे बात करेंगे। इसके अलावा आप देखो कि इसका एग्जाम्पल है स्किन कलर है। जैसे हमारे स्किन का जो कलर है इसमें कई डिफरेंट कलर है, ये दैट टू जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। और फिर हम बात करें आइज़ कलर, तो आइज़ कलर भी क्या है? ये जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है। और फिर अगर आप बात करें तो लैक्टोज टॉलरेंस और लैक्टेज डिफिशियंसी, यानी कि ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं जो कि जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जाम्पल हैं। तो आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि व्हाट इज जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। वी already understand what is genetic polymorphism. Now we are going to understand about sources of genetic polymorphism. Sources of genetic polymorphism. So here I would like to give only some important points related to sources of genetic polymorphism, because we already studied about these important factors which are responsible for genetic polymorphism, right? तो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म के जो मेन सोर्सेज है, एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? ये माइक्रो इवोल्यूशन का प्रोडक्ट है। और माइक्रो इवोल्यूशन के लिए जो फैक्टर्स है, जिस फैक्टर्स को हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, ये फैक्टर्स जो है म्यूटेशन, राइट, सेकंड जीन रिकॉम्बिनेशन, थर्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेक्स्ट इंटरब्रीडिंग, और नेक्स्ट नेचुरल सिलेक्शन। चूँकि हम लोगों ने इससे फैक्टर का एवोल्यूशन के अंतर्गत भी डिटेल स्टडी किया है, सो हियर आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन these factors, but generally you can understand about these factors are responsible for evolution of variation in population, and that create micro evolution in population, and that created genetic polymorphism in population, right? So you can understand these are the important sources for genetic polymorphism. So we have discussed about what is genetic polymorphism, what are the sources for the evolution of genetic polymorphism in population. Now we are going to understand about the
types of genetic polymorphism, right? Types of genetic polymorphism, right? So genetic polymorphism can be divided into two kinds. दो तरह के जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं. एक जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म. So first we will try to understand about what is transient genetic polymorphism. देखो, ट्रांजिएंट जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए आपको दो चीज़ों को समझना होगा कि इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि जब इवोल्यूशन की जो प्रोसेस होती है, और हम लोगों ने इस बात को पढ़ा है कि इवोल्यूशन के प्रोसेस के अंतर्गत ड्यू टू माइक्रो इवोल्यूशन और ड्यू टू द रोल ऑफ म्यूटेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन, genetic depth, interbreeding or natural selection, when two alleles present, यानी दो एलील यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे पॉपुलेशन में, और इन दो एलील में से अगर एक एलील यानी वन एलील ग्रेजुअली replacing another allele in changing environment, that condition create transient genetic polymorphism. Here you try to understand that thing कि एक ऐसा कंडीशन है जबकि पॉपुलेशन में इन्वायरमेंटल कंडीशन में इवोल्यूशन होता है, यानी अलील का इवोल्यूशन होता है, जीन का इवोल्यूशन होता है, और जो जीन है वो मोनोजेनिक है, मेंडेलियन जीन है. लेकिन जब टू अलील फॉर्म करता है, एक ही जो जीन होते हैं उसके टू अलील होते हैं, ठीक है. उस कंडीशन में अगर एक अलील जो है दूसरी अलील को पॉपुलेशन से रिप्लेस करने लगता है ग्रेजुअली, तो जो अलील दूसरी अलील को रिप्लेस कर रहा है, और इसी जो पॉपुलेशन में एक तरह से जो पॉलीमॉर्फिज्म डेवलप होता है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म. क्योंकि ये जो कंडीशन है दैट इज़ नॉट ए स्टेबल, ये कंडीशन क्या है, अनस्टेबल. क्योंकि इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन one allele trying to replace another allele in population, right? So that is unstable. Why that a particular allele try to replacing another allele in population? So it means that allele is positive, right? यानी कि जो माइक्रो इवोल्यूशन से यहाँ पर ध्यान रखना है, जो वेरिएंट क्रिएट हुआ, जो वेरिएशन क्रिएट हुआ, इफ दैट वेरिएशन इज पॉजिटिव, तो अगर वेरिएशन पॉजिटिव है तो नेचुरल सिलेक्शन क्या करेगा, ये पॉजिटिवली इसको सिलेक्ट करेगा, राइट. और पॉजिटिवली सिलेक्ट का मतलब क्या है कि दैट वेरिएंट इनहेरिटेड इन नेक्स्ट जनरेशन थ्रू डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस. और जब यह एलील
अगले जनरेशन में इनहेरिट करेगा रिप्रोडक्शन के माध्यम से, तो इस एलील की संख्या पॉपुलेशन में दूसरे एलील जिसको यह एलील रिप्लेस कर रहा उससे बढ़ते जाएगी, और फिर धीरे धीरे यह एलील जो है दूसरे एलील को पॉपुलेशन से रिप्लेस कर देगा, क्योंकि ये जो वेरिएंट है दैट इज सुटेबल फॉर इन्वायरमेंट, राइट। यानी कि हम चेंजिंग इन्वायरमेंट में क्या हो रहा कि इस एलील के माध्यम से हम पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सरवाइव कर रहे हैं। तो जैसे आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि जो ट्रांजिएंट जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म है, तो इसका एग्जाम्पल एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है लैक्टोज टॉलरेंस, राइट। और लैक्टेज deficiency, right, both present in human population, right. Try to understand. These are the two important conditions which are present in human population. But when we study about human evolution, or when you study about mammals, so try to understand in mammals, जनरली मैमल्स और एडल्ट मैमल्स, यहाँ ध्यान में रखना है कि एडल्ट जो मैमल्स है, राइट, डू नॉट एबल टू डाइजेस्ट मिल्क, राइट। दिस इज द फीचर ऑफ mammals. But a human being is able to digest milk, right? So human being is also a mammal. So why another mammals are not able to digest milk in their adulthood, or and why human being is able to digest milk in their adulthood? This is the question. So by the anthropological study we can understand there was the evolution of lactose tolerance in human population, right? So generally mammals are not able to digest milk, that due to lactase deficiency, right? And that lactase deficiency also present in some human individuals, right, or some human population. So it means lactase deficiency already present in mammal, because we are also an important example of mammal. So in the early stage of human evolution there was no lactose tolerance in human population. We are suffering from lactase deficiency, and therefore we are not able to digest milk. Those individuals who are not able to digest milk, they are suffering from lactase deficiency. So that lactose tolerance developed due to evolution of lactase enzyme in human population, right? And that lactase enzyme determined by gene LCTP.
LCTP means lactase tolerance persistent gene, and that gene present in chromosome number 2, right? So here you can understand that lactase enzyme is actually, what is this? So that is disaccharide or sugar, right? And that sugar is further divided into two kinds: monosaccharide and glucose, right? So we are able to metabolize that lactase through LCTP gene. So those individuals have presence of LCTP gene, they are able to digest milk and they have lactose tolerance. And those have not present LCTP gene, they are suffering from lactase deficiency, right? So in the course of human evolution, that was evolved in human population, because anthropologists have been studied and did case study on a Mesolithic and Neolithic population of Europe, and they found that they have lactase deficiency because they are not able to digest milk. But anthropologists also found that those population which survive on the basis of dairy product, they have high frequency of LCTP gene, so they are able to digest milk. So in the early stage of evolution, there was two types of allele, and present population also there are two types of allele present. One allele that is responsible for LCTP gene. LCTP allele is a dominant allele. So if that allele is present in heterozygous condition or homozygous condition, that individuals are able to digest milk, right? And those have not present LCTP gene, they are suffering from lactase deficiency, they are not able to digest milk. So this condition is called transient genetic polymorphism, because in that condition natural selection do directional selection, right? डायरेक्शनल सिलेक्शन मीन्स यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन क्या करता है कि जो पॉजिटिव जीन है उस जीन का न केवल सिलेक्शन करता है बल्कि प्रोसेस में उसको इम्पोर्टेंस देते हुए उसकी जो संख्या है पॉपुलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा उस जीन की अवेबिलिटी बढ़ जाती है और इस कारण से वह पॉपुलेशन सर्वाइव करता है, और इसलिए इसको हम कहते हैं transient genetic polymorphism, right? So you can better understand about the condition related to transient genetic polymorphism, right? So now we are going to study about another kind of genetic polymorphism. This is balanced जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, राइट? तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांजिएंट जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है या जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट बैलेंस्ड जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म. So simple, you can understand that is a kind of genetic polymorphism which is stable in population. Here that polymorphism is stable, and that stable in population due to
lysine selection, right? Here means in the course of evolution, natural selection stabilize this condition, and this condition is known as a balanced genetic polymorphism, or that genetic polymorphism is beneficial for survival of population in particular condition. So we can understand that genetic polymorphism through example. Here I am going to take two important example. One example is HLA, right? HLA means human ल्यूकोसाइट एंटीजन, है ना? आपने पढ़ा होगा ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन के बारे में। और दूसरा यहाँ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है सिकल सेल हीमोग्लोबिन, राइट? दो एग्जाम्पल। सो what is human leukocyte antigen? That antigen has very important role for defense against infectious disease, right? As for example here, that is beneficial for against malaria infection, against hepatitis B, against HIV, against coronavirus, against bacterial infection, right? So we are survive in our environmental condition due to very important role of HLA। जैसे HLA का रोल इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवलिटी में कि आप प्रैक्टिकली महसूस कर सकते हैं कि कोरोना वायरस से प्रत्येक फैमिली इन्फेक्टेड हो गया था, है ना? एवरी फैमिली इज इन्फेक्टेड बाय कोरोना वायरस। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से एक ही फैमिली में कुछ लोग बहुत ज़्यादा सफ़र किए और कुछ लोग को कोरोना वायरस इन्फेक्ट किया और फिर वो व्यक्ति हेल्दी हो गया, है ना? तो कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हमारे पूरी पॉपुलेशन को एक तरह से ख़त्म नहीं कर पाता है, दैट ड्यू टू द रोल ऑफ HLA। क्योंकि HLA क्या है? दैट इज़ हाईली पॉलीमॉर्फिक, राइट? ये हाईली पॉलीमॉर्फिक ट्रेट है और इसलिए इस हाईली पॉलीमॉर्फिक ट्रेट के कारण ये अलग अलग जो इन्फेक्शियस एजेंट हैं, अलग अलग बॉडी जो है इन्फेक्शियस एजेंट के प्रति परसिस्टेंस जो है अलग अलग ढंग से डेवलप करता है और इसलिए वी आर एबल टू सर्वाइव ड्यू टू दिस टाइप ऑफ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल about balanced genetic polymorphism. Second, here you can understand the role of sickle cell hemoglobin. So sickle cell hemoglobin, right? That is also very important example of balanced genetic polymorphism. How can you understand? तो सिकल सेल हीमोग्लोबिन इज ए टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना? देयर शेप इज एज लाइक सिकल।
यानी हाशिया के आकार का होता है, और दैट hemoglobin present in population, it has heterozygotes advantage, right? Heterozygote advantage means कि when sickle cell hemoglobin present in heterozygous condition, right, it has advantage for the survivability of malaria dominated environment। यानी कि जब सिकल सेल हीमोग्लोबिन किसी भी पॉपुलेशन में हेटेरोजाइगस कंडीशन में उपस्थित रहता है तो यह कंडीशन जो है मलेरिया डोमिनेटेड जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में सर्वाइबिलिटी में मदद करता है। कैसे करता है कि दोज पर्सन who have sickle cell hemoglobin in heterozygous condition means they have one normal hemoglobin or other is sickle cell hemoglobin, so that person has ability to develop protection against malaria infection। So malaria infection happen due to P. falciparum parasite, right? And those individuals who have heterozygous for sickle cell hemoglobin, they have natural protection against P. falciparum parasite, so that the person is survive in malaria dominated environment, right? And when anthropologists have been studied about malaria dominated environment of Africa, they found that sickle cell hemoglobin present in population in 45% in heterozygous condition, यानी heterozygous condition में लगभग वहाँ की population 45% population जो है सिकल सेल हेमोग्लोबिन के लिए एक तरह से हेटरोजाइगस कंडीशन में पाए गए, तो इसके कारण ये सर्वाइव कर रहे हैं। बट होमोजाइगस कंडीशन, इफ homozygous condition present in population for sickle cell hemoglobin, that is harmful for the survivability of population, and those persons who are homozygous for sickle cell hemoglobin, they are suffering from hemolytic anemia, so they are not survive due to that condition. So in this condition, natural selection do very important role for the stabilization of sickle cell hemoglobin in heterozygous condition, and therefore that population continuously increase the condition of heterozygosity for sickle cell hemoglobin, and therefore that population survive in that particular malaria dominated area, and that condition is known as a
बैलेंस जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, राइट. सो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड बैलेंस जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, राइट. हमने बैलेंस जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म को भी बहुत इजीली हम लोगों ने समझ लिया. थैंक